कि ये किस तरह की बातें करते थे हमारी फौज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जरा ये सुने। चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निजाम है इस्टेब्लिश के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जी। जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बकलम खुद जो है मौजूद है। तो इसका मतलब कि जब ये इक़्तिदार में नहीं होते, ये बुरा भला कहते हैं कि सारी बुराई इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, और जब हुकूमत में आते हैं तो सारा वक्त कोशिश ये होती है कि दूसरों को केसेस करो, सहाफियों को अटैक करो, किसी ना किसी तरह हम सबको गंदा करो और हमें गद्दार कहो। गद्दार वो हैं जो इस मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क के बाहर ऑफशोर अकाउंट्स, महलात खरीदते हैं। गद्दार वो नहीं है जो सारी कमाई बाहर करें, सब कुछ बेच के अपने मुल्क में रहें और जीना मन रहा जिनका पाकिस्तान में हो। वो गद्दार नहीं है। वो गद्दार नहीं है जो इस मुल्क की आजादी के लिए और करप्शन के खिलाफ जंग लड़ते हैं। वो गद्दार नहीं है। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें। मुल्तान आखिर में सुने, हमारी जमात तहरीक इंसाफ वो जमात है जो सारे सूबों के अंदर है। वो जमात जो इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। इनकी जो जमातें रह गई हैं वो सुकड़ गई हैं, छोटी छोटी जमातें हैं। ये एक मुल्क की वफाकी जमात है और इस वक्त जो हमारे दुश्मन मुल्क को तोड़ना चाहते हैं वो चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ कमजोर हो। हिंदुस्तान में खुशियां बनी जब शहबाज शरीफ आया, इस्राइल ने खुशी बनाई। मगरबी मीडिया जो मुझे जानता है, वहां भी उन्होंने इस्तकबाल किया इस चोर का। लेकिन जिधर जिधर मुसलमान मुल्क थे उनकी मीडिया पढ़े, सबको अफसोस हुआ कि एक 22 करोड़ की मुंतखब की हुई हुकूमत, जिसका वजीर आजम दुनिया में जाके इस्लामोफोबिया की बात करता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बेहुरमती उनकी करते थे, उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, उसकी आवाज उठाता था, यूएन में उठाता था, ओआईसी में उठाता था। मुसलमान दुनिया में लोगों ने अफसोस बनाया, दुश्मन खुश हुए। तो पाकिस्तानी फौज दूसरी चीज है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, लेकिन अकेली वो इकट्ठा नहीं रख सकती जब तक कि एक फेडरल, एक पार्टी जो सारे सूबों में मुल्क को यूनाइट करे। तो ये साजिश है कि हमें उनके खिलाफ करें और कोशिश करें कि हमारी जमात टूटे। नुकसान पाकिस्तान का है, फायदा इन चोरों का है। इन चोरों को जिनके पैसे बाहर पड़े और प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी, इनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचता है।
ये जब मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं। हमारा जीना मरना इस मुल्क में है और अब मैं आखिरी दम तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। मैं इन सब का मुकाबला करूंगा और आप सब ने मेरे साथ मिलकर इनका मुकाबला करना है। हमने, और मैं ये भी कह दूं कि जिन जिन लोगों ने मुल्क के मिलके गद्दारी की थी, मुल्क से अमरीकी साजिश का हिस्सा बने थे, मीर जाफर और मीर सादिक का रोल प्ले किया था, पाकिस्तान की तारीख कभी इनको माफ नहीं करेगी, ना भूलेगी, ना इन गद्दारों को माफ करेगी जो इस साजिश में शामिल थे। और मैं फिर सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सदर आरिफ अलवी ने आपको लेटर लिखा है मुरासले के ऊपर, जो कि पाकिस्तान एम्बेसडर और जो अमेरिकी डोनाल्ड लू के बीच में बातचीत थी, सुप्रीम कोर्ट को भेजी है, चीफ जस्टिस को। इन्वेस्टिगेट करें, इसको पता चलवाएं कि क्या रोल था, कितनी बड़ी साजिश, कौन कौन मिला हुआ था, अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम था कि पाकिस्तानी सियासतदान हमारे पार्टी के सियासतदानों को अमेरिकन एम्बेसी में बुला के अदम एतमाद का पूछे। उनका क्या काम था? कौन से दुनिया में एम्बेसी ये काम करती है? पूछे सुप्रीम कोर्ट उनसे। और ये भी पूछे कि डोनाल्ड लू ने जब हमारे एम्बेसडर को कहा था कि अगर तुम इमरान खान को नहीं निकालोगे तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है कि वजीर आजम मुल्क का मैं था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे, एम्बेसडर मेरे नीचे, किसको उसने पैगाम दिया था? किसको पैगाम दिया था कि इमरान खान को निकालो? फॉरेन ऑफिस ने निकालना था, किसने निकालना था? इसलिए चीफ जस्टिस साहब इसकी पूरी तरह तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें। 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान, माशाल्लाह एक फौज जो सारी मुसलमान दुनिया में ताकतवर फौज, एटमी हथियार, एक वो मुल्क जो कि स्ट्रेटेजिकली उधर खड़ा है कि जब भी हमने अपने मुल्क को ठीक किया ये उठ जाएगा। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने साजिश करके एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था 17 साल में, पिछले 2 साल में 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तरक्की पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे 2 सालों में हुई थी। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, 4 फसलें रिकॉर्ड, हमारी एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल की रिकॉर्ड, इंडस्ट्री कितने सालों के बाद तेजी से सनत आगे बढ़ रही थी। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 75% 2 सालों में बढ़ी थी। तो क्या कौन थे वो गद्दार जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिरा के ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया? इसलिए आप सब ने तैयारी करनी है। 17 तारीख को इन लोटों को शिकस्त देनी है और आपने सबने जिम्मेदारी लेनी है। खास तौर पे मैं अपनी बहनों को कह रहा हूं कि औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे ज्यादा धांधली होती है। ये सिर्फ धांधली से हमें हरा सकते हैं, सिर्फ धांधली से। कौम सारी फैसला कर बैठी है, कौम खड़ी है इनके खिलाफ, चोरों के। आपने सबने अपना ये इसको इलेक्शन नहीं समझना, ये जहाद है, हकीकी आजादी की जहाद है। और आप सबने पूरा जोर लगाना है और इनको शिकस्त देनी है। और इंशाअल्लाह जो अगली दफा मैं मुल्तान में आऊंगा, सूफियों के शहर में, बुजुर्गान दीन के शहर में, तो इंशाअल्लाह हम सब मिलके अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे। मुल्तान ये दूसरी दफा
दूसरी दफा ये 2 महीने में मैं आज इधर आया हूं आपके पास, और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं जिस तादाद में आप यहां आए, मुझे इज्जत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुल्तान, मैं 2 वजह से आया हूं। सबसे पहले आपने मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है, और मैं ये अपने नौजवानों को खास तौर पे इस पैगाम को लेकर सारे पाकिस्तान में निकला हूं। पिछले 3 महीने से मैं सारी कौम को इन 2 पैगाम, इनकी समझ, इनकी अहमियत, आपके मुस्तकबिल के लिए मैं अपनी सारी कौम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मुल्तान याद रखें, सिर्फ वो इंसान या कौम परवाज सिर्फ वो ऊपर कर सकता है जो आजाद हो। कभी गुलाम ना कभी ऊपर जा सकता, परवाज कर सकता, बड़े काम कर सकता है, ना कौम कर सकती है। इसलिए जब पाकिस्तान बनना था तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया, इलामा इकबाल ने जो उनको ख्वाब दिखाई कि मुसलमान एक अजीम कौम बन सकते हैं अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल के मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को कायम करें। और उस वक्त का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और दूसरा कि मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये भी 2 चीजें समझ लें, मेरा रिश्ता बलूचिस्तान के लोगों से, सिंध, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, सखावत मुख्तलिफ है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह हम सबको इकट्ठा रखता है। एक नजरिया, एक किबला। इसलिए एक पाकिस्तान बना था कि हम एक आजाद मुल्क में, एक अजीम कौम बनेंगे मदीना की रियासत के असूलों पे। और हम ना अंग्रेजों की गुलामी कबूल करते थे, और ना कायदे आजम ने कहा कि जब अंग्रेज जाएगा तो ना हिंदुओं की गुलामी कबूल करते। हम आजाद कौम रहना चाहते थे। और हुआ क्या मेरे पाकिस्तानियों, हुआ क्या? हम उनकी गुलामी से निकल के आहिस्ता आहिस्ता अमरीकनों की गुलामी में चले गए। और ये जो हमारी हुकूमत गिराई गई, ये अमरीकी साजिश और मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके पाकिस्तान की हुकूमत गिरा के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत गिरा के ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया। तो मेरी कौम, मेरे नौजवान, मेरी बहनें और इतनी तादाद में आई हैं, मैं आपको सलाम करता हूं आज, माशाअल्लाह। देखिए, हमें क्यों उन्होंने हुकूमत कराई? वो पाकिस्तान की क्यादत में ऐसे लोग चाहते थे जो उनकी गुलामी करें। हमारा जो लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था। दुनिया इज्जत करती थी कायदे आजम की खुददारी पे, और वो छोड़ के आज जो हमारे ऊपर लोगों को मुसल्लत किया है, ये जो शहबाज शरीफ इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर, मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले
जरा देखें कि मुल्क का वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे उस पे सारी कौम इकट्ठी हुई थी आज से 75 साल पहले, उसका प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, जरा ये वीडियो देखें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। अच्छा, अब एक मिनट, अब ये जरा सुने कि 75 साल से आप हमारी मदद करते रहे हैं, हम भीख मांगते रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, और पहले तो फैसला करो कि क्या इसलिए ये मुल्क आजाद हुआ था, इसलिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि आज हम इन चोरों के क़यादत के नीचे दुनिया में जलील हो, इसलिए नहीं बना था। हम कभी ना भूलना हम किसकी उम्मत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का सबसे अजीम लीडर, हम उसकी उम्मत हैं। और ये लोग जो ऊपर बैठाए हैं हमारे, जरा वो मिनिस्टर का बताएं, जरा वो क्या कह रहा है ख्वाजा आसिफ, ये भी जरा देखें, पहले समझे कि हुआ क्या है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूं कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। यानी कि हम जिंदा ही सिर्फ अमेरिका की वजह से हैं। तो जरा मुल्तान के लोगों, क्या हम अमेरिका की वजह से जिंदा है या ऊपर मेरा रब है? सो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए इनको लेके आए हैं। ये हमें इस मुल्क के ऊपर जो बिठाया हुआ है, ये उनके नौकर हैं, उनकी गुलाम हैं। ये नवाज शरीफ और ये जरदारी के दौर में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे। अमेरिका की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, 80,000 अपने लोग मरवा रहा है उनकी जंग में, और 400 ड्रोन अटैक, यानी एक जिसकी जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान पे 400 अटैक करता है, जिसमें औरतें बच्चे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। और एक लफ्ज इन दोनों ना जरदारी के मुंह से निकलता है ना नवाज शरीफ के मुंह से निकलता है। और अगर आपने देखना है कि इस 22 करोड़ अवाम का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने कैसे बैठा हुआ है, तो जरा देखें, मुजाहरा फरमाएं जी। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is waiting. अच्छा, ये जरा, अच्छा अब ये देखें कि हमारा वजीर आजम अमेरिका के एयरपोर्ट पे उससे क्या हो रहा है, ये जरा देखें। नहीं, ओहो, अरे बस मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं पाकिस्तानियों कि मैं आया क्यों मैं आपको जगा रहा हूं कि ये बैठा था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर
अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ और पर्ची से पढ़ के कह रहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि कोई गलती ना हो जाए, कहीं वो मेरे पर नाराज ना हो जाए। सो इसलिए अच्छा, शहबाज शरीफ जब से आया है यहां ऐसे लोग बैठे थे जो समझते थे शहबाज शरीफ से ज्यादा अफलातून कोई आया ही नहीं दुनिया में। नादान लोग इश्तिहार देख के 50 अरब रुपए के शहबाज शरीफ ने आपके पैसे से इश्तिहार चलाए और उसके बाद वो नादान भी समझने लग गया कि बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी था। वो और बात है कि 3 महीने में अल्लाह अल हक है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सारी कौम को असलियत पता चल गई। जरा आप ये देखें, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मलिका बरतानिया की सालगिरह है और वो जाता है बरतानिया की एम्बेसी में बरतानिया को सालगिरह करने के लिए, बताने के लिए। और ये जरा तमाशा देखें, केक किसको खिला रहा है? बरतानिया के जो यहां सफीर है उसके मुंह पे केक डाल रहा है। ये फिर से दिखाना उनको, कहना का ये है मेरे पाकिस्तानियों, आपको मैं कह ये रहा हूं कि हम जब तक अपने पैर पे खड़ा होकर खुददार कौम नहीं बनेंगे, जब तक इसमें हमारे में खुददारी नहीं आएगी, हम ऊपर नहीं जा सकते।